लेक्चर 29 इसे जिंदा छोड़ने का इरादा है। प्रतीक कूदकर जब दूसरी तरफ लैंड करता है तब इससे पहले कि बाकी के 3 लोग उसकी तरफ घूम भी पाते, प्रतीक एक ही शॉट में उनके गले को काट देता है। प्रतीक के ऐसा करते ही तीनों अपने गले को पकड़ लेते हैं और निकल रहे खून को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। प्रतीक उन्हें धक्का देकर एक ऐसे करता है और पहली बार मास्क वाले प्रतीक को सिद्धार्थ और उसके दोस्तों ने पहली बार देखा था। खून से रंगा हुआ मास्क और एक खतरनाक स्माइल जिसे देखेकर कोई भी डर सकता था, और यहाँ तो मौत मंडरा रही थी तो वे लोग कांप उठे थे। सिद्धार्थ और बाकी के दोनों जैसे ही भागने लगते हैं तो प्रतीक प्रत्युष और आयुष के गले पर मारकर उन्हें बेहोश कर देता है और दौड़ते हुए सिद्धार्थ को पकड़ता है और उसे भी बेहोश कर देता है। प्रतीक उन्हें खींचकर एक रूम में ले जाता है और उन्हें वहां छोड़ देता है। उसके बाद प्रतीक सीधा बाथरूम में जाता है और अपने चेहरे को और खून को साफ करता है, लेकिन वह अपना ग्लव्स नहीं निकालता। प्रतीक अपने आप को इतना साफ तो कर ही लेता है कि अगर कोई उसे नज़दीक से बहुत ही ज्यादा गौर से न देखे तो उसे पता भी नहीं चलता कि प्रतीक के चेहरे के ऊपर खून लगा था। प्रतीक ने अपने शर्ट के ऊपर के खून के दाग को हटाने के बजाय उन्हें निकाल दिया था और एक साफ टी शर्ट पहन लिया था जो उन्हीं तीनों में से एक था। अपने आप को साफ करते हुए जब प्रतीक बाहर आता है तब वो उन तीनों को देखते हुए कहता है, सिद्धार्थ को ऐसे थोड़े न मरने दूंगा। इसकी ऐसी हालत करूंगा कि यह उन सारे दर्द को समझेगा जो सात्विक ने सहा था। सात्विक ने तो एक बार में ही सारा दर्द सह गया था, लेकिन इसे तो मैं हर दिन तड़पाऊंगा। प्रतीक रस्सी से उस रूम के पंखे में दोनों को लटका देता है और उनके मुंह को रस्सी से बांध देता है ताकि वे लोग कुछ कर न सके। प्रतीक को वहां एक सूटकेस दिखाई देता है जो काफी बड़ा था। प्रतीक उसे खोलता है और अपना खून से सना हुआ शर्ट उसके अंदर डालता है और फिर सिद्धार्थ को भी उसके अंदर ही डालकर उसे बंद कर देता है। प्रतीक सूटकेस को दरवाजे के बाहर करता है और उसके बाद अंदर आता है और उन दोनों को होश में लाता है। जैसे ही दोनों प्रतीक का चेहरा देखते हैं तो दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। मुंह तो खुला ही था क्योंकि प्रतीक ने रस्सी तो मुंह को खोलकर ही बांधा था। प्रतीक कहता है, आज तुम लोग मुझे यहाँ देखकर यह सोच रहे होंगे कि अभी तक तुम लोगों को इसके बारे में पता कैसे नहीं चला कि इसके पीछे मैं हूँ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऐसा होने नहीं दिया। प्रतीक आगे कहता है, अगर तुम लोगों का मुंह खुला तो पक्का तुम लोग कहते कि मुझे माफ कर दो, जो हुआ गलती से हुआ वगैरह वगैरह, आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। प्रतीक उसके बाद सीरियस होकर बिना किसी इमोशन के कहता है, तुम्हें तो मैं किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम लोगों ने जो किया है न उसकी सजा मौत है। तुम लोगों ने मेरे दोस्त के सपने का खून किया है, उन लोगों के भी सपने का खून किया है जो लोग अनाथ हैं और बेसहारा हैं, उनके लिए वो काफी कुछ करने वाला था। हाँ, लड़कियों को लेकर वो थोड़ा सा अजीब था, लेकिन उसने अपने सपने के बारे में मुझे बताया था। प्रतीक जब लेक्चर दे रहा था तब वे लोग ऊँ करते हुए हिलते डुलते हुए खुद को छुड़ाने का कोशिश कर रहे थे। प्रतीक कहता है, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन मौत से पहले खुद को छुड़ा पाओगे। अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। प्रतीक उनके गले को 1-1 सेंटीमीटर चारों तरफ से काट देता है और दोनों हाथों के नस को भी काट देता है, जिसके बाद वे लोग तड़पने लगते हैं। प्रतीक वहां से जाते हुए कहता है, इस तड़प को याद करो, इसी तरह सात्विक भी तड़प रहा होगा मरते वक्त। प्रतीक दरवाजे को बाहर से बंद करता है और सिद्धार्थ वाले सूटकेस को लेकर वहां से जाने लगता है। प्रतीक राधिका को कॉल करता है और जब राधिका कहती है तब प्रतीक उस फार्म हाउस से बाहर निकलता है, जिसके बाद वह चलते हुए और सूटकेस को लेकर आगे जाता है और इंतजार करने लगता है। प्रतीक एक ऑटो लेता है और उस मॉल के पास आ जाता है। प्रतीक को वहां से राधिका खुद ब खुद लेकर जाती है, जहां प्रतीक पहुंचते ही कहता है, यहाँ कोई ऐसी जगह है जहां कोई भी आता जाता नहीं है और वहां से आवाज भी बाहर नहीं आती है। राधिका कहती है, हमारा बेसमेंट, वहां पिछले 8 नहीं 10 साल से कोई गया ही नहीं है। प्रतीक कहता है, मुझे वहां जाना है। राधिका प्रतीक को वहां लेकर जाती है जहां एक बल्ब था जो काम कर रहा था। उसे देखकर प्रतीक कहता है, अगर कोई यहाँ 10 साल से नहीं आया है तो यहाँ बल्ब कैसे जल रहा है।
राधिका कहती है, अच्छा तो तुम उनमें मुझे भी गिन रहे थे। मैं तो यहाँ अक्सर आती रहती हूँ। प्रतीक कहता है, तो फिर यह जगह सेफ कैसे हुआ? यहाँ अगर कोई आ गया तो? राधिका प्रतीक को बेसमेंट में एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर एक जंग लगी हुई पेंटिंग थी, जिसे जब वह टेढ़ा मेढ़ा कई बार करती है तो एक बार फिर से वहाँ का दरवाजा पीछे चला जाता है और एक रास्ता बन जाता है। राधिका अपने फोन का टॉर्च जलाती है और उसे लेकर आगे आगे चलने लगी थी। प्रतीक भी सूटकेस को घसीटते हुए अंदर जाने लगा था। अंदर पूरी तरह से अंधेरा था और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सच में सालों से यहाँ कोई भी आया नहीं था। प्रतीक कहता है, इसके बारे में और कितने लोग जानते हैं? राधिका एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहती है, मेरे सिवाय और कोई भी नहीं जानता है। अब तुमने भी जान लिया। प्रतीक कहता है, अच्छा तो ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने सारे के सारे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को ठिकाने तो लगा दिया है ना? प्रतीक की बात सुनकर राधिका कहती है, बिल्कुल ऐसा ही किया है। सारे फुटेज को ठिकाने लगा दिया है और असली फुटेज का वजूद मिटा दिया है। प्रतीक कहता है, थैंक्स। राधिका कहती है, हमारे बीच में अब थैंक्स कैसा? प्रतीक कहता है, हम इतने भी ज्यादा करीब नहीं आए हैं। राधिका कहती है, तो क्या हुआ, हम करीब आ जाएंगे ही। प्रतीक उसकी बातों को नजरअंदाज करता है, उसके बाद सीधा सिद्धार्थ को निकालता है और उसे वहां रस्सी की मदद से टांग देता है। प्रतीक वहां से बाहर जाने लगता है तो राधिका कहती है, इसका क्या करना है? प्रतीक कहता है, इसे जिंदा छोड़ने का प्लान है मेरा। राधिका कहती है, क्या बार और रहे हो? तुम और किसी को जिंदा छोड़ना चाहते हो, लेकिन क्यों? ये ही तो वह मेन अपराधी है जिसके वजह से तुम्हारे दोस्त की मौत हुई थी। प्रतीक कहता है, हाँ हुई थी, लेकिन अगर मर देता हूँ तो उसे दर्द का एहसास कैसे होगा? मैं इसकी ऐसी हालत करूँगा कि यह मौत के लिए तरसेगा। राधिका एक्साइटेड होते हुए कहती है, सच में क्या करोगे? मुझे भी देखना है, प्लीज प्लीज। प्रतीक कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो कुछ भी होगा वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, तुम उसे नहीं देख पाओगी। राधिका कहती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। प्रतीक कंफ्यूज हुए हुए मन ही मन कहता है, क्या सच में यह इतनी जल्दी मान गई? भरोसा ही नहीं हो रहा है मुझे। कहीं यहाँ भी कोई सीसीटीवी कैमरा को तो नहीं लगा रखा है। प्रतीक फिर से कहता है, क्या हुआ अगर लगा भी रखा है तो? मुझे उससे क्या लेना देना है? अब मुझे बस ये देखना है कि इसके साथ मुझे करना क्या है। अभी तो पुलिस को कॉल करना जरूरी है, वरना वहां पर पुलिस कैसे पहुंचेगी? प्रतीक बाहर आने के बाद राधिका से कहता है, मुझे पुलिस को कॉल करके इसके बारे में बताना है। कुछ ऐसा करो कि उन्हें मेरे फोन का लोकेशन मिले ही न। राधिका कहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने तुम्हारे फोन के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके बाद तुम अगर अभी कॉल करोगे किसी को तो उसे यह नंबर एक पीसीओ का शो होगा और लोकेशन भी वहीं का दिखेगा। प्रतीक कहता है, कितनी बार के लिए? राधिका कहती है, फिलहाल तो एक बार के लिए ही है, लेकिन अगर तुम कहो तो ये ज्यादा बार के लिए भी हो सकता है। प्रतीक कहता है, मुझे ये 2 बार के लिए चाहिए। राधिका कहती है, ठीक है, समझो कि हो गया। थोड़ी देर और कुछ करने के बाद राधिका कहती है, ठीक है, तो अब शुरू कर सकते हो। प्रतीक जल्दी से आयुष्मान राणा को कॉल लगाते हुए मन ही मन कहता है, इसे ही कॉल करना ज्यादा सही रहेगा, वरना तो वह अंशुमन सिंह नाम का इंस्पेक्टर कुछ भी बोलकर केस ही क्लोज कर देगा। प्रतीक आयुष्मान राणा को कॉल लगाता है और पीसीओ का नंबर देखते ही आयुष्मान राणा कॉल उठा लेता है। जैसे ही वह हेलो कहता है तो प्रतीक कहता है, कैसे हैं आप? आयुष्मान राणा कहता है, मैं समझा नहीं। प्रतीक कहता है, आप इंस्पेक्टर आयुष्मान राणा ही बात कर रहे हैं न? आयुष्मान राणा कहता है, हाँ बिल्कुल। प्रतीक कहता है, मुबारक हो, आपको एक और केस मिलने वाला है। आयुष्मान राणा कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन बोल रहे हो तुम? प्रतीक कहता है, वही बोल रहा हूँ जिसके 2 केस को सॉल्व करने में आप नाकामयाब रहे हैं। पहचाना या फिर इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है? आयुष्मान राणा कहता है, अब क्या किया है तुमने?
प्रतीक कहता है, मेरे डर से एमएलए बिस्वास सुराना से अपने भांजे को एक फार्म हाउस में छिपा आकर रखा हुआ था। मैंने फार्म हाउस में घुसकर सबको मार दिया और उसके भांजे को किडनैप कर लिया है। अब आप जाओ और जाकर वहां मरने वाले के लाशों को समेट लो। ये कहते हुए प्रतीक कॉल काटता है और उसके बाद एमएलए बिस्वास सुराना को कॉल लगा देता है। कॉल उठाकर सामने वाला कहता है, कौन बोल रहा है? प्रतीक कहता है, आप कौन बोल रहे हैं? मुझे एमएलए बिस्वास सुराना से बात करना है। सामने वाला कहता है, मैं उनका पीए बोल रहा हूँ। उनके पास किसी से भी बात करने का वक्त नहीं है, वो अभी बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। प्रतीक कहता है, अच्छा पक्का बात नहीं करेंगे? पीए कहता है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनका किसी से भी बात करने का दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं है। प्रतीक कहता है, जरा फोन स्पीकर पर करना। मैं अभी कुछ ऐसा बोलूंगा जिसके बाद आपके मंत्री जी का पूरा मूड बन जाएगा मुझसे बात करने का। पीए फोन को स्पीकर पर करता है जिसे बगल में ही लेटा हुआ बिस्वास सुराना सुन रहा था। प्रतीक कहता है, अगर फोन स्पीकर पर नहीं डाला है तो तुम ही बता देगा उस एमएलए बिस्वास सुराना को कि उसका जो प्यारा सा भांजा है उसको हम किडनैप कर लिए हैं उस फार्म हाउस से जहां उसको छुपा कर रखा था। ये सुनते ही बिस्वास सुराना फोन अपने पीए से लेकर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? एमएलए को फोन पर धमकी दे रहे हो? प्रतीक कहता है, टीवी ऑन ही रखना। क्या है कि इसके बाद हम बात नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे औकात में जितना कुछ है वह कर लो और अपने भांजे को ढूंढकर बताओ। टू बी कंटिन्यूड।